जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू अजय एकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों से शुरू से ही कहा था कि अभी मेरा बिहार इंटरमीडिएट में एग्जाम ड्यूटी लगा हुआ है। जैसे ही मैं एग्जाम ड्यूटी से फ्री हो जाऊंगा, टीआरई 4 के लिए आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट दूंगा। और देखिए, मेरे पास अनुभव है, मैंने टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों दिया था। डेढ़ दो साल, मतलब एक डेढ़ साल आराम से मैंने टीआरई 2 और टीआरई 3 में समय लगाया था। एकदम अच्छे से एनालिसिस किया था उसके जीएस वाले सेक्शन को, सब्जेक्ट वाले सेक्शन को, साइंस को। तो एक जब कोई भी मतलब मैं अपना स्पेशली नहीं बता रहा, कोई भी कैंडिडेट जब किसी परीक्षा में लंबे समय तक जुड़ता है तो उसको एक अनुभव हो जाता है उस आयोग का कि वो आयोग का टेस्ट क्या है, किस पैटर्न से और किस सोर्सेज से क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के सामने बीपीएससी टीआरई 2 का जो प्राइमरी का क्वेश्चन पेपर है उसको एनालिसिस करूंगा। और एनालिसिस करने से पहले मैं बताऊंगा कि किस किस टॉपिक से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे, कौन कौन सा टॉपिक आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्राइमरी के लिए, ताकि आप लोग उन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करो। साथ ही साथ हम लोग जो टीआरई 2 का सभी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन भी देखेंगे इसी वीडियो में, कि वो पेपर कितना लेवल उसका टफ था, कितना लेवल आसान है, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तब तक अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जैसा कि पता है, मैंने टीआरई 3 में एक नहीं दो दो सीटों पर सिलेक्शन लिया है और रैंक भी होल्ड किया है, तो आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट कर सकते हो। देखिए, बीपीएससी टीआरई 2 का पेपर एनालिसिस, देखिए पहले हम लोग आराम से ना समझेंगे। पार्ट 1 क्वालिफाइंग होता है। क्वालिफाइंग में क्या होता है कि सब्जेक्ट में इंग्लिश 8 क्वेश्चन पूछेगा और हिंदी 22 क्वेश्चन, टोटल 30 क्वेश्चन रहेगा। क्वालिफाइंग है और 9 नंबर लाना रहता है। आसानी से पढ़ के आप लोग ला दोगे। देखो, अब पहली बार यूट्यूब पे आप लोगों को कोई भी नहीं बताया होगा कि जो हिंदी है, हिंदी में अगर आपको पढ़ना है लैंग्वेज पेपर के लिए, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना चाहिए। जैसे कि देखिए, और पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 पे आप लोगों का मेरिट बनेगा। तो देखिए, जो सेकेंड पार्ट जो 120 क्वेश्चन मेन आप लोगों का सब्जेक्ट है, उसमें देखिए इंडियन हिस्ट्री में पूछेगा आप लोगों का इंडियन नेशनल मूवमेंट, इससे पूछेगा आईएनएम से 15 क्वेश्चन। जियोग्राफी और ईवीएस दोनों से मिलाकर पूछा गया था 25 क्वेश्चन। साइंस में 16 क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, मैं ब्रीफ में अभी टॉपिक बता रहा, इसका सब टॉपिक बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट के अंदर किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे टीआरई 2 प्राइमरी में। करंट अफेयर से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे, मैथमेटिक्स से 15 क्वेश्चन और रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, बिहार स्पेशल से 8 क्वेश्चन और टोटल 120 क्वेश्चन थे। देखिए, जो आप लोगों का बिहार स्पेशल है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्राइमरी 1 to 5 के लिए, क्योंकि जो 1 to 5 में लगभग 120 क्वेश्चन जो होता है जीएस बेस्ड होता है। तो जीएस बेस्ड क्वेश्चन में बिहार स्पेशल से 6, 7, 8 क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिलता है, इसलिए प्राइमरी वालों को बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट है। जिसको 6 to 8 या अपर एग्जाम देना है 9, 10th में, तो देखोगे मिडिल, 9, 10th और पीजीटी में लगभग बिहार स्पेशल न के बराबर पूछा जाता है। और बिहार स्पेशल पूछेगा भी तो वही मान चलो आईएनएम में पूछ लेगा एक आध क्वेश्चन, और आप लोगों का जो जियोग्राफी है, जियोग्राफी वाले सेक्शन में पूछ लेगा, क्योंकि उसके पास जो 40 क्वेश्चन जीएस का होता है मिडिल, टीजीटी और पीजीटी में, उसमें ज्यादा क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। तो बिहार स्पेशल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्राइमरी के लिए। अब देखिए, पार्ट 1 जो लैंग्वेज पेपर है, इसमें आप लोगों का सब टॉपिक क्या है। अगर आप, जैसे बहुत से लोगों को डर लगता है कि कहीं हम 9 नंबर पे नहीं ला पाए, तो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है लैंग्वेज में। जैसे देखिए, अपठित गद्यांश आता है, केवल इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो भी एग्जाम से पहले, अभी पढ़ने का कोई जरूरत है नहीं। फिर संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, काल, वचन, लिंग, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे, वाक्य शुद्धि, तत्सम, तद्भव और संधि, इतने टॉपिक से आप लोगों का 22 प्रश्न पूछा गया है टीआरई 1, 2, इवन टीआरई 3 में भी। अब यहाँ पर देखिए, जो मेन आप लोगों का कंटेंट वाला जो है 120 नंबर, जो आप लोगों को टीआरई 4 में सिलेक्शन दिलाएगा मेरिट में। तो देखिए, पार्ट 2 में, टीआरई 2 में पूछा गया था 1857 का विद्रोह से कांग्रेस की स्थापना, नरम दल, गरम दल, बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, गांधी इरविन, क्रांतिकारी गतिविधि,
प्रमुख अधिवेशन और प्रमुख व्यक्तित्व। तो देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि आप लोगों को एक आइडिया नहीं रहता है, आप लोग जहां से मिलता है जो भी मिलता है कंटेंट केवल पढ़ लेते हो। देखिए मैं शुरू से कहता हूँ सिलेक्शन के लिए इतना ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, सिलेक्शन के लिए इतना ही पढ़ना होता है, उसी का बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। जैसे कि आपको पता है बीपीएससी आईएनएम में या हिस्ट्री में केवल यही टॉपिक पूछता है, केवल इतने टॉपिक को पढ़ लोगे आप लोग बना ले जाओगे क्वेश्चन। तो 15 नंबर पूछेगा। देखिए कभी भी 15 में 15 बनाने का टारगेट मत रखो, हर बार 2-3 क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कितना भी पढ़ लो नहीं बना पाओगे। तो 15 में से 11, 12, 13 क्वेश्चन का ले चलो और इतना पढ़ लोगे तो आराम से 15 में से 12 क्वेश्चन बना लोगे। इसके बाद देखिए जियोग्राफी में इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। पृथ्वी की संरचना, अक्षांश, देशांतर, जलवायु, नदियां, मृदा, मानचित्र, ईवीएस, भोजन एवं पोषण, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, प्रदूषण, कृषि, सौरमंडल और पर्यावरण। देखेंगे जो प्राइमरी में ईवीएस वाला सेक्शन होता है वो भी जियोग्राफी के अंदर ही आ जाता है। फिर उसके आगे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस। देखिए साइंस मतलब एकदम स्कोरिंग है। अब प्राइमरी जैसे एग्जाम के लिए आप टारगेट करो साइंस में फुल मार्क्स लाने का। देखिए इसमें टॉपिक क्या है, प्रकाश से पूछा गया था, ध्वनि से, फोर्स एंड फ्रिक्शन, मानव शरीर, धातु अधातु, रासायनिक परिवर्तन, ऊर्जा के स्रोत, पौधे एवं जंतु। देखिए इतने टॉपिक, और मैं बताता हूँ कि ये प्राइमरी में एग्जाम निकालना है तो साइंस में कोशिश करो फुल मार्क्स लाने का, क्योंकि कम मेहनत में आप लोगों को फुल मार्क्स आप लोग साइंस में ला सकते हो। क्योंकि साइंस बहुत अजीब नहीं पूछेगा, वो तय सिलेबस में से पूछेगा। जैसे प्राइमरी हो चाहे जूनियर हो टीजीटी हो, आपको एनसीईआरटी 6 से 10 तक पढ़ना पड़ेगा और साथ में अलग से कुछ सोर्सेज को पढ़ना पड़ेगा जो एग्जाम में टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को 6 से 10 एनसीईआरटी के अलावा पढ़ना पड़ेगा, अलग से मैं प्राइमरी का भी वीडियो बनाकर बता दूंगा। फिर देखिए करंट अफेयर्स में, करंट अफेयर्स आप नहीं ले पाओगे सिलेक्शन। बीपीएससी में टीचर बनना है और स्पेशली प्राइमरी में आप सोचोगे एग्जाम के समय 15-20 दिन पहले करंट अफेयर्स पढ़ लूँ और सिलेक्शन ले लूँ, लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा वेटेज है करंट अफेयर्स का, 16 क्वेश्चन। अब 16 क्वेश्चन बहुत ज्यादा वैल्यू अपने आप में रखता है। जब कट ऑफ हाई जाएगा 120 में से 85-90 कट ऑफ जाएगा ना, तो आप लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और देखिए जितना लोगों को करंट अफेयर्स टफ लगता है उतना ही करंट अफेयर्स में नंबर स्कोर करना, स्पेशली मैं बीपीएससी की बता रहा, क्योंकि मैंने खुद जूनियर वाले में 8 में से 6 क्वेश्चन सही किया था और टीजीटी वाले पेपर में 8 में से 7 क्वेश्चन सही किया था, जबकि टीजीटी वाले में 8 में 8 क्वेश्चन हमको आ रहा था। तो उसका भी देखिए बीपीएससी की सबसे अच्छी बात है जो टीचिंग एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछता है, ना तो बहुत ज्यादा हार्ड पूछेगा ना तो बहुत ज्यादा इजी, एक मिलता जुलता मॉडरेट लेवल का पूछता है। अगर आप पढ़ोगे सही तरीके से तो आप लोग करंट अफेयर्स बना लोगे। और करंट अफेयर्स के लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा आप लोगों को कि आप यूट्यूब पर किसी का मैराथन देखिए या डेली बेसिस पर 1.5 घंटे का क्लास देखिए। क्या है ना कि वहां से बहुत ज्यादा टाइम टेकन, अब 1.5 घंटे का क्लास 2 घंटे में देखोगे फिर उसका नोट्स बनाओगे, लगभग डेली बेसिस पे 2.5-3 घंटे आपका करंट अफेयर्स में चला जाएगा। और एवरेज आप पढ़ाई करते हो 4 से 5 घंटे, 2.5-3 घंटे करंट अफेयर्स में दोगे तो बाकी का कब पढ़ोगे। तो करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है मैंने बहुत सारी वीडियो बना दिया है, चैनल पे पीछे जाकर देख सकते हो, और वरना मैं दोबारा से बना दूंगा। चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो राष्ट्रीय पुरस्कार, खेल, महत्वपूर्ण नियुक्तियां, योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी, पुस्तक या लेखक और दिवस, इतने टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर देखिए मैथमेटिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। बहुत से जो लोग होते हैं स्पेशली जो महिलाएं फीमेल्स होती हैं मैथ्स से डरती हैं। देखिए आप मैथ्स से डर के प्राइमरी में भी सिलेक्शन मतलब जल्दी नहीं पा पाओगे, तो आप कोशिश करो कि मैथ्स भी पढ़ने का, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रॉड टॉपिक नहीं है, लिमिटेड टॉपिक है और यहीं से प्रश्न देखने को बनता है। जैसे देखिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन और भिन्न, ये तो मोस्ट इजी है, केवल आपको प्रैक्टिस के ऊपर है।
एलसीएम एचसीएफ भी इजी है। अब देखिए असली आपको परसेंटेज से क्वेश्चन पूछता है, अनुपात समानुपात, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई, साधारण ब्याज, और मान के चलिए कि कभी कभी सीआई से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। समय और कार्य, एरिया और पेरीमीटर, यही मोस्ट टॉपिक है। देखिए 2-4 क्वेश्चन अलग वाले टॉपिक से भी आएंगे, परंतु मैं वहां यहाँ पर आप लोगों को वही टॉपिक्स बता रहा जिससे मोस्ट एक्सपेक्टेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन सभी टॉपिक को स्किप कर ही नहीं सकते। फिर रीजनिंग में 15 क्वेश्चन पूछा गया था, और रीजनिंग में इन टॉपिक से प्रश्न पूछा गया था। श्रृंखला, वर्गीकरण, कूट भाषा, दिशा ज्ञान, रक्त ब्लड रिलेशन, घड़ी कैलेंडर, क्रम व्यवस्था, वेन आरेख। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हो सके तो TRE4 के जो एस्पिरेंट है उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि देखिए मेरे पास भी कंटेंट आप लोगों को बनाने में और पढ़ाने में बहुत समय लगता है। अब क्या है कि आप लोगों को क्लासेस डेली बेसिस पर देखने को मिलेंगी। स्पेशली मैं फोकस करूंगा साइंस के लिए, क्योंकि साइंस पर मेरा ज़्यादा कमांड है। हूँ तो मैं टीचर मैथ्स का, मैथ्स भी अच्छा लगता है, परंतु मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को साइंस बहुत ही अच्छे और बेहतर तरीके से पढ़ा सकता हूँ, और न केवल पढ़ा सकता हूँ बल्कि इतना बढ़िया कंटेंट दे सकता हूँ कि जो TRE4 में आप लोगों को मैक्सिमम नंबर स्कोर करने में, साथ ही साथ सफलता दिलाने में भी मदद करेगा। और देखिए अकेले रहता हूँ तो खुद से खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोना है, घर का काम भी करना है, स्कूल भी जाना है, आप लोगों का ये जो देख रहे इसको टाइप भी करना है, पढ़ाना भी है। तो सोच लीजिए, और आप लोग 2-4-5 घंटे पढ़ने के लिए थक जाते हो। तो पॉलिटी में देखिए, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, और देखिए पॉलिटी का मेरे पास बहुत ही बढ़िया मैं तैयार कर रहा, जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी बिहार बोर्ड के बुक्स का कंटेंट में पॉलिटी का निकाला है एकदम निचोड़, जो बहुत जल्द मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। संविधान की विशेषताएं, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तथ्य, संसद, लोकतंत्र, चुनाव। देखिए है तो बहुत सारे टॉपिक, परंतु ये सब मोस्ट हॉटेड टॉपिक है, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं ना कि जब तैयारी करने जाते हैं तो सोचते हैं कि पूरा 100% सिलेबस पढ़ें। 100% सिलेबस पढ़ने के चक्कर में आपका कभी नहीं कंप्लीट होगा। एक है प्रिंसिपल आप लोगों को, परेटो प्रिंसिपल 80-20। तो जो 80% रिजल्ट होता है 20% काम से मिलता है। तो आप लोगों को 20% चीजें ही आप लोगों को 80% सफलता दिलाती हैं। तो 80% नंबर स्कोर करने में सिलेबस का 20% हिस्सा ही मदद करेगा। समझ गए? बिहार स्पेशल से 8 प्रश्न। इसमें क्या है, बिहार के नदी, जिला या स्थापना, महोत्सव, ऐतिहासिक स्थल, प्रमुख व्यक्तित्व, योजना, कला एवं संस्कृति, ये टॉपिक्स हैं। अब देखिए TRE4 में सबसे ज्यादा देखिए स्कोरिंग है जियोग्राफी, ईवीएस, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स और मैथ बेसिक, इसके साथ रीजनिंग। बहुत ज्यादा देखिए आपको डीप में नहीं जाना है, बहुत ज्यादा डीप में जाओगे तो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि आप प्राइमरी का एग्जाम देने वाले हो। और अभी हम लोग आगे TRE2 के सभी जो 120 क्वेश्चन उसको देखेंगे भी, तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम का लेवल कैसा रहा था और TRE4 में भी लेवल कैसा रहेगा। और देखिए साइंस में आप लोगों को पूरा नंबर स्कोर करना है। अब यहाँ से हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ओरिजिनल क्वेश्चन है TRE2 प्राइमरी में जो 15 दिसंबर को हुआ था। तो क्वेश्चन है 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है 1 सही 3/16। ये हो गया 19/16 और इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 16/19, और इसका हम लोगों का डिफरेंस पूछना था। तो 16 और 19 का एलसीएम 16 × 19, 19 का स्क्वायर 361 और 16 का स्क्वायर 256। 11 में से 6 गया 5 0। 16 नाम 144 के 4 हाथ में लगा 14, 16 कम 16 14 30। 105/304, 105/304, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये ओरिजिनल क्वेश्चन है पेपर के जो आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32,
मैंने जो 1 से लेकर 30 तक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है उसको नहीं लिया है, डायरेक्ट हम लोग जो मेन क्वेश्चन है 31 से वहां से हम लोग लेके चल रहे हैं। ये क्या है, a बाई बी की पावर x-1 इक्वल्स टू b बाई ए की पावर x-3। तो x का मान पूछ रहा, तो देखिए a बाई बी की पावर x-1, अंश को हर में ले चले जाओ और हर को अंश में ले चले जाओ। b बाई ए है तो इसको a बाई बी, जब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे ले जाओगे तो ऊपर का जो पावर में है उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 3 माइनस x हो जाएगा। और बेस सेम हो गया, a बाई बी कंपेयर कर लो, x-1 बराबर 3 माइनस x, क्या हो गया 2x बराबर 4, x बराबर 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ठीक, देखिए बटे में नहीं है, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वह 40% सेब बेच देता है और उसके पास अभी भी 420 सेब है। मान के चलिए कि कोई फल विक्रेता है, उसके पास कुछ सेब, मतलब उसके पास सेब की जितनी भी संख्या है उसको मान लो 100%, वह 40% बेच देता है। जब 40% बेच देगा तो बचेगा कितना, 40% सेल कर दिया, तो उसके पास अभी 60% रिमेनिंग है। और यही जो 60% रिमेनिंग है किसके बराबर है, 420, क्योंकि बेचने के बाद 420 से बचे हैं, तो 1% का वैल्यू क्या हो गया 420 बटे 60। पूछा है कि मूलतः उसके पास थे, मतलब मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, तो उसके पास 100% सेब थे, तो 100% सेब की वैल्यू क्या हो गई 420 बटे 60 इंटू 100, 0 से 0 हो गया 700, तो उसके पास 700 सेब थे। देख लीजिए किस लेवल का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, एक भिन्न जिसका 1/27 से वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 से है, वह बराबर है। मान के चलिए कि भिन्न कोई x/y है। ठीक, यहाँ पर हम लोग x भी ले सकते हैं, जनरली भिन्न माना है तो एक अंश लेंगे और एक हर लेंगे। तो भिन्न x/y, तो x/y का अनुपात 1/27 है, तो अनुपात हम लोग हमेशा अंश बटे हर लिखते हैं, 1/27। फिर क्या है कि 3/11 का अनुपात जो 5/9 से है, क्या हो गया x/y गुणे 27/1, 3/11 गुणे 9/5। देखो यहाँ पर 9 त्रिक 27 होगा और 27 यहाँ पे कट गया, x/y की वैल्यू क्या आ गई 1/55, x/y की वैल्यू 1/55, तो ऑप्शन सी सही है। और आप लोग यहाँ पर देखिए आगे जो इसमें सारे क्वेश्चंस हैं, मैं आप लोगों को प्रश्न दिखा भी दे रहा कि आगे कौन कौन से प्रश्न है। जैसे देखिए आगे साइंस के भी प्रश्न आएंगे, जीएस वगैरह के, ये हो गया जीएस वगैरह साइंस वगैरह सारे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 35, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 हो जाती है। देखिए 10% से बढ़कर 12.5% हो जाती है तो एक आदमी की वार्षिक आय 1250 बढ़ जाती है, यानी कि जब 2.5% साधारण ब्याज बढ़ता है तो वार्षिक आय 1250 बढ़ती है। तो 2.5% का वैल्यू कितना हो गया, 2.5% का वैल्यू 1250, 1% का वैल्यू 1250 बटे 2.5, 100% की वैल्यू 1250 बटे 2.5 मल्टीप्लाइड 100, एक दशमलव हटाओगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा, 25 5
125 जीरो, तो 5 पे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो, तो उसकी मूलधन कितना था, 50,000, 50,000, ऑप्शन बी करेक्ट है। एक वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर है, वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर है, तो वृत्त की परिधि हो गई 2 पाई आर और वर्ग का परिधि हो गया 4a, वर्ग का परिमाप, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो r/a का रेशियो निकालते हैं, r/a यहां से आ जाएगा 2/पाई, r/a निकल के आ जाएगा 2/पाई, पाई का वैल्यू भी रख दो 2/22/7, तो हो जाएगा 7/11, r/a 7/11। अब बोला है कि उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो देखिए पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू यहाँ पे कंपेयर करोगे तो 7 आएगा, r की वैल्यू 7 का 7 मल्टीप्लाई 7, रेशियो वर्ग की भुजा 11 है, ए से तुलना करने r7 a 11, 11 गुणे 11, 7 से 7 कट गया, 11 दूना 22, तो देखेंगे 14/11, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात 14/11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एक घन का आयतन घन सेमी में कितना है जिसका विकर्ण 4√3 सेंटीमीटर है, तो जो क्यूब होता है उसका डायगोनल होता है √3a और क्यूब का डायगोनल दिया है 4√3, तो √3 से √3 कट गया, इसका जो भुजा आ गया साइड 4 आ गया, जब भुजा 4 आ गया तो इसका आयतन क्या होगा, घन का आयतन a क्यूब, 4 का क्यूब 64, ऑप्शन बी करेक्ट। 38, x क्यूब प्लस 1 माइनस x माइनस 1 के गुणनखंडों में से एक है, तो देखिए यहाँ पे पावर 3 है, जल्दी आप इसका फैक्टर करने जाओगे तो नहीं होगा, जहां भी आपको पावर 3 दिखे तो फैक्टराइजेशन के बजाय आप लोग ऑप्शन का यूज करो। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1, अब x बराबर 1 रखो, तो 1 का क्यूब 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 0 2 आ गया, तो इस पर 0 नहीं हुआ, अगर उसका फैक्टर रहेगा तो उसको 0 करेगा, तो x बराबर 1 पे 0, ऑप्शन सी नहीं हुआ। x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर 1, x बराबर प्लस माइनस 1, तो x बराबर प्लस 1 पे हुआ नहीं, अब हम लोग माइनस 1 लेके देखेंगे, x बराबर माइनस 1 लो, माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 प्लस 1 माइनस x की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 1, तो ये हो गया 0, माइनस 1 माइनस 2 और माइनस माइनस प्लस 2, तो x बराबर माइनस 1 पर भी 0 नहीं हुआ, तो प्लस 1 पे भी नहीं था 0, माइनस 1 पे भी नहीं था, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, x स्क्वायर बराबर माइनस 1, तो देखोगे जो माइनस में होता है डिजिट उसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, तो इस माइनस 1 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि इमेजिनरी हो जाएगा, तो देखिए इस तरह से ऑप्शन 1 भी गलत हो गया, तो इसका जो सही आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। मैं ट्रिक बता रहा, जहां भी आप लोगों को पावर 3 देखिए फैक्टराइजेशन करने से अच्छा है कि उसके आप लोग ऑप्शन को यूज करो, तो फिलहाल इसका जो ऑप्शन ई सही है और ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस आए हुए हैं। समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 का मूल है, देखने में बहुत आसान क्वेश्चन लगेगा, और जब TRE 2 का पेपर हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बराबर 2 ए वाले आंसर को सही किया था। देखिए क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 है तो x स्क्वायर बराबर 4, x बराबर होगा प्लस माइनस 2, तो प्लस 2 भी होगा और माइनस 2 भी, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक।
ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा इसमें। अगला प्रश्न, यदि 3x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 3 हो तो क्या करना है। 3x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 3, दोनों को ऐड करो। ऐड करने पर 4x प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा, बराबर 8, x बराबर 2 हो जाएगा। x बराबर 2 रखो इसमें तो y कितना हो जाएगा, x बराबर 2, x यहाँ पर 2 रखोगे तो y बराबर -1, x बराबर 2, y बराबर -1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। देखिए जैसे आपको पता है किसी भी संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकता। जो इकाई का अंक है 2, 3, 7 और 8 नहीं होगा किसी संख्या को स्क्वायर करने पर। तो देखिए यहाँ पे 8 दिख रहा है, यानी कि यही वाला नहीं होगा। और ये सभी ओरिजिनल क्वेश्चंस है। तो इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 किसी संख्या का वर्ग करने पर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि 1.5x इक्वल टू 0.04y तो y माइनस x अपान वाई प्लस x का वैल्यू है। तो देखो इसको सिंपल से क्या लिख सकते हो, x अपान वाई बराबर 0.04 अपान 1.5, इसको लिख सकते हैं 4/150 x अपान वाई। देखो x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू, अब इसको और शॉर्ट कर सकते हो 2/75। अब y माइनस x, y में से x घटाओ, 75 में से 2 जाएगा 73, और नीचे में y प्लस x, 75 प्लस 2 77, 73/77। सोच लो, आप लोग देख लो ओरिजिनल क्वेश्चंस कर रहे हैं और किस लेवल के क्वेश्चंस है। पता है जब TRE 2 का एग्जाम हुआ था ना, तो लोग क्या बोल रहे थे, मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया था, मतलब फ्रेंड लोग दिए थे और बहुत से लोगों का सिलेक्शन हुआ भी नहीं। सब बोल रहे थे कि पेपर आसान था, परंतु हमने बहुत ज़्यादा उस पेपर में गलतियां कर दी हैं। देखो मैं अपने अनुभव से बता रहा, और बहुत से ऐसे लोगों से भी मेरा बात हुआ है और लोगों ने मुझे भी गाइड किया है जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है, कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा मटेरियल नहीं रखना है। सिलेक्शन लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि मैं जो एग्ज़ाम देने जा रहा, कौन कौन से टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जी हाँ, सारे टॉपिक नहीं, किस टॉपिक से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन, उसी टॉपिक को आप अपना नोट्स बनाओ, किसी टीचर से पढ़ो, पढ़ लिए, रिवीजन करो, फिर आप उसका डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाएगा, एफिशिएंसी लाएगा, और एग्जाम हॉल में आप नर्वस नहीं होगे। आप कितना भी पढ़ लो, अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस नहीं किए हो, एग्जाम हॉल में नर्वस हो जाओगे, और 120 क्वेश्चन में से कम 8-10 क्वेश्चन आप लोग जल्दबाजी में गलती कर दोगे या प्रेशर में आके, और आप सिलेक्शन से चूक जाओगे। ऐसे पेपर में वही सिलेक्शन पाता है कि जिसके अंदर पेशेंस रहता है, आराम से एग्जाम हॉल में पेपर को अटेम्प्ट करता है। क्वेश्चन बहुत आसान थे, अगर आप थोड़ा भी भय में आएंगे, 4-5 क्वेश्चन गलत करोगे, मेरिट से बाहर हो जाओगे। मैं भी एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, निकाला हूँ, इसलिए बता रहा। क्वेश्चन नंबर 43, देखो ये स्क्वायर रूट है पूरा ऊपर तक, ठीक, ये स्क्वायर रूट है। अब इसका वैल्यू पूछा है 0.204 मल्टीप्लाइड बाई 42 अपान 0.07 मल्टीप्लाइड बाई 3.4। स्क्वायर रूट है, देखो ऊपर कितना प्लेस पे डेसिमल है, 3 प्लेस पे, और नीचे भी 3 प्लेस पे है। तो सिंपल था, डेसिमल हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 204 इंटू 42 अपान 7 इंटू 34, 7 6 42, और 204 में 34 से भाग दो तो 30 गुणे 6 180, 600 का 24, यानी कि 34 और 204 6 बार में जाएगा।
तो 6 गुणे 6 यानी कि स्क्वायर रूट में 6 दो 6 बार है तो एक बाहर आ जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 6 करेक्ट आंसर है। 44 x परसेंट ऑफ y इक्वल्स टू 100 मीन्स y का x परसेंट मीन्स x बाई 100 बराबर 100। तो एक्स वाई क्या हो गया 1 पे 40। y परसेंट ऑफ z मीन्स z का y परसेंट z इंटू वाई बाई 100 इक्वल्स टू 200। वाई जेड बराबर 40। अब देख रहे हो इतने आसान क्वेश्चंस है कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, बहुत से क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर दोगे। परंतु मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा रहा पढ़ा रहा इसलिए क्वेश्चन को आराम से करना पड़ रहा। और आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूंगा जब प्रैक्टिस करने जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन में पेन कम से कम उठाने का कोशिश करिएगा। तो एक्स वाई वाई जेड इनका रेशियो पूछा था, एक्स वाई अपान वाई जेड कर दो 1 2 3 4 0, यहाँ पे 2 पे 4 0 कट गया। और देखो y से y कट गया तो x बटे जेड की वैल्यू आ गई क्या, x बटे जेड बराबर 1 बटे 2, तो z बराबर 2x आ गया। z बराबर 2x कहां पर है, z बराबर 2x यानी कि ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन 45 समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 10 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या है। इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको पता होगा सभी भुजाएं बराबर होती हैं और इसमें हाइट, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में एरिया जो होता है एरिया √3/4 भुजा स्क्वायर और इसकी जो हाइट होती है √3/2 इंटू भुजा। तो यहाँ पर दिया है भुजा √3/2 इंटू ए बराबर 10, साइड कितना आ गया 20/√3। उसका क्षेत्रफल पूछा है, एरिया हो गया √3/4 इंटू ए स्क्वायर 400/3। अब इसको √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे मल्टीप्लाई करो। देखो √3 मल्टीप्लाई √3 3 हो जाएंगे, तो ये दोनों मिलके 3 और यहाँ से 3 कट गया, यहाँ से 4 कट गया, यानी कि आ गया वैल्यू 100/√3। 100/√3 ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। 46 निम्नलिखित में से कौन सा एक पदी है, एक पद दो पद तीन पद वाले पूछा गया है और ये क्लास 9 से पूछा गया है पॉलिनोमियल चैप्टर से। मतलब मैं बता रहा कि जिसको मैथ्स कमजोर है तो आप लोग एनसीईआरटी भी 9th और 10th का सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ लो, प्राइमरी में भी मैथ आपका आसानी से बन जाएगा क्योंकि ये सब एनसीईआरटी में आसानी से देखने को मिलेगा। इसमें दो पद है, इसमें भी दो पद है, एक पदी ऑप्शन बी। 47 धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। धातु निष्कर्षण मतलब कि जो हम लोग माइनिंग से मेटल्स निकालते हैं उसको प्योर फॉर्म में लाने के लिए किसका यूज किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर यूज होगा आप लोगों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। मान के चलिए कि जिंक ऑक्साइड है, जिंक है और अपने ऑक्साइड की फॉर्म है, तो जिंक प्योर जिंक बनाने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, जिंक ऑक्साइड का रिएक्शन करा दो कार्बन के साथ, ये जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो धातु निष्कर्षण में कार्बन का यूज किया जाता है, ऑक्सीजन का यूज नहीं। निष्कर्षण एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कि धातु को हम लोग अर्थ से निकालने के बाद उसको साफ सफाई करें, प्योर फॉर्म में लेकर आए। और ऑक्सीजन देखिए जैसे हमारे पास आयरन है और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, मतलब ये जंग लग जाएगा। तो निष्कर्षण में ऑक्सीजन का यूज नहीं करेंगे। और हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडेशन भी करता है और रिडक्शन भी करता है, तो हाइड्रोजन का भी यूज नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। धातु निष्कर्षण में कार्बन का उपयोग अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। कार्बन धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाकर धातु को मुक्त कर देता है। जी हाँ, देखिए धातु के ऑक्साइड से ऑक्सीजन हटाकर धातु को फ्री स्टेट में ला देगा, उसके प्योरेस्ट फॉर्म में ला देगा।
जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रिज्म से गुजरते समय सर्वाधिक अपवर्तन होता है। देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। प्रिज्म से गुजरते समय सर्वाधिक अपवर्तन होता है। देखिए जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका अपवर्तन कम होगा, और वेवलेंथ ज्यादा मतलब दूर तक जाना। तो जो रेड कलर है इसका जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होता है लेमडा, तो इसीलिए लाल कलर का अपवर्तनांक, लाल कलर का जो है अपवर्तन रिफ्रैक्शन सबसे कम होता है और एकदम दूर तक जाता है। इसलिए ट्रैफिक सिग्नल और रेड लाइट पे लाल कलर यूज किया जाता है ताकि दूर से दिखाई दे दे। जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे ज्यादा फैलेगा और उसी का अपवर्तन सबसे ज्यादा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर व्हाइट लाइट जा रही, लाल कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो कम फैला दूर तक जाएगा, और जो ब्लू हो गया, वायलेट हो गया, इंडिगो हो गया, इनका वेवलेंथ कम है, ये बहुत ही ज्यादा अपवर्तित होते हैं, मतलब अपने पाथ से विचलित हो जाएंगे, मुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर जो हम लोगों का नीला भी है और वायलेट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। प्रिज्म से गुजरते समय सर्वाधिक अपवर्तन जो है यानी कि रिफ्रैक्शन, अपने पाथ से विचलित हो जाना, मुड़ जाना, वो होगा बैगनी कलर का, क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है, इसका वेवलेंथ कम होता है। थोड़ा सा पानी पी लो फ्रेंड्स। तब तक आप लोग वीडियो में कमेंट करके बता दीजिए कि वीडियो आप लोग को कैसी लग रही। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में जिस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है उसका अपवर्तन सबसे अधिक होता है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। 49, चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो देखिए फार्मूला होता है R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। तो चालक का जो प्रतिरोध है समानुपाती होता है लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, व्युत्क्रमानुपाती क्षेत्रफल के समानुपाती लंबाई के। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल पूछा गया है तो सही होगा। आप इमेजिन करो कितने आसान आसान क्वेश्चंस पूछे गए थे टीआरई 2 में, मतलब जिसका बेसिक्स क्लियर रहा होगा उड़ा दिया होगा पेपर को। माचिस की डिब्बी की रगड़ सतह में होता है, माचिस की जो डिब्बी होता है उसकी रगड़ सतह पे फास्फोरस होता है। अब देखिए ये क्लास 8th की एनसीईआरटी है, शायद तीसरा चौथा चैप्टर है, वहां पे एक छोटा सा स्लाइड बना हुआ है लेफ्ट साइड में, आराम से फास्फोरस और माचिस वगैरह को समझा के रखा है। और इसके साथ देखिए माचिस की डिब्बी की रगड़ सतह पर लाल फास्फोरस होता है, और यहाँ पर देखिए जो माचिस की तीली होती है, माचिस के डिब्बे पर लाल फास्फोरस और माचिस की तीली पर पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर होता है, पोटेशियम क्लोरेट और सल्फर होता है। अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो देखिए जो पीने के लिए सबसे उपयुक्त अल्कोहल होता है इथेनॉल होता है। मिथेनॉल और हेक्सानॉल पीने के लिए यूज नहीं किया जाता। इथेनॉल ही वह अल्कोहल है जो पीने योग्य होती है। और मिथेनॉल, देखिए मिथेनॉल को वुड अल्कोहल भी कहते हैं। ये एग्जाम में खासकर प्राइमरी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वुड अल्कोहल किसे कहते हैं, वहां पे मिथेनॉल, हेक्सेनॉल, इथेनॉल दे देगा। तो वुड अल्कोहल मिथेनॉल को कहते हैं। यह अत्यंत विषैला होता है, पॉइजनस होता है, इसके सेवन से अंधापन या मृत्यु भी हो सकती है। हेक्सेनॉल जो है एक प्रकार का इंडस्ट्रियल अल्कोहल है, पीने में यूज नहीं किया जाता। तो सही आंसर होगा इथेनॉल। ईंधन की दक्षता व्यक्त की जाती है। बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, आसान है, ये भी क्लास 8th की एनसीईआरटी का चैप्टर है दहन और ज्वाला। उस चैप्टर में जो उष्मीय मान, कैलोरी मान, फिर बहुत सारे लकड़ी का उपला हो गया, सॉरी गोबर का उपला हो गया, लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन हो गया, एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, हाइड्रोजन हो गया, एक टेबल बना के सबके उष्मीय मान को दिया है। तो देखिए यहाँ पर ईंधन की दक्षता यानी कि इफिशियंसी, इफिशियंसी को हम लोग मेजर करते हैं उष्मीय मान में,
ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। देखिए, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी होता है, परंतु जब उसके इफिशियंसी को हम लोग जज करेंगे तो उसके कैलोरीफिक वैल्यू में, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया और पेट्रोल हो गया, तो सबसे ज्यादा जो ऊष्मीय मान है हाइड्रोजन का होगा, पेट्रोल का कम होगा। तो जब कंपैरिजन आता है, इफिशियंसी की बात आती है, तो उसके कैलोरीफिक वैल्यू के लेते हैं, और पर्टिकुलर जो सब्सटेंस है उसका एनर्जी को या उसके ऊष्मा को मेजर किया जाता है कैलोरी में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है बिल्कुल सही होगा। किसी ईंधन की दक्षता यह बताती है कि किलोग्राम ईंधन के जलने से कितनी ऊष्मा ऊर्जा निकलती है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। खाने के डिब्बों पर टीन चढ़ाया जाता है क्योंकि, देखिए, टीन चढ़ाया जाता है, सस्ता है नहीं, विषाक्त है नहीं, जंग नहीं लगता, इसलिए खाने के डिब्बों पर टीन चढ़ाया जाता है क्योंकि यह जंग नहीं लगता है इस पर। निम्न में से पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है, ट्रेडिशनल इरिगेशन मेथड नहीं है, कौन सा? तो राहत, ढेकली और स्प्रिंकलर। तो देखिए, जैसे नाम सही लग रहा है स्प्रिंकलर, आप लोग कभी कभी वीडियो में देखे होंगे, एक पाइप लगी रहती है और स्प्रिंकलर रहता है, ऐसे ऐसे करता है और गोल गोल घूमेगा और फव्वारे की तरह खेत में पानी ड्रिप, फव्वारे की तरह खेत में पानी सिंचाई होती है, उसी को बोलते हैं स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर जो है आधुनिक टेक्निक है, ये पारंपरिक सिंचाई की पद्धति नहीं है। अब देखिए कि रहट और ढेकली क्या होता है। पारंपरिक सिंचाई पद्धति वे हैं जो प्राचीन समय से मानव द्वारा उपयोग की जाती हैं। स्प्रिंकलर एक आधुनिक सिंचाई विधि है जिसमें पाइप और मशीनों की सहायता से पानी छिड़का जाता है। रहट, यह एक पारंपरिक सिंचाई साधन है, इसमें बैल या ऊंट की सहायता से पानी खींचा जाता है। ढेकली, यह भी पारंपरिक सिंचाई विधि है, इसमें लकड़ी के लंबे डंडे से कुएं से पानी निकाला जाता है। अगला प्रश्न देखिए। मानव गुर्दे, मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। देखिए यहाँ पर यक्स यक्स हो गया फीमेल, यक्स वाई हो गया मेल। मानव कहा है तो मानव में मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगे। तो यक्स यक्स केवल फीमेल होगा और यक्स वाई केवल मेल होगा, परंतु मानव कहा है तो मानव में मेल और फीमेल दोनों आएंगे, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिए। और देखिए, इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ का लिंक लगा दूंगा और वहां से लिंक से भी पीडीएफ को प्राप्त कर लेंगे। मानव कान की श्रवण सीमा है तो 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक। सर्वाधिक ऊर्जा वाला प्रकाश है। देखिए यहाँ पर एक बात, वेवलेंथ ज्यादा होगा तो दूर तक जाएगी और उसका अपवर्तन सबसे कम होगा। वेवलेंथ ज्यादा होगा तो दूर तक जाएगा, दूर जाएगा, और इसका जो अपवर्तन कम होगा, अपवर्तन कम होगा। अब यहाँ पर देखिए जो ऊर्जा है, तो ऊर्जा डायरेक्टली होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। ठीक। अब देखिए जब लेमडा लेमडा ज्यादा होगा तो इसमें क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, फ्रीक्वेंसी देखिए कम होगा। तो लाल प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य लेमडा ज्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी यानी कि उसमें ऊर्जा कम होती है। और वही जो बैगनी प्रकाश होता है, बैगनी प्रकाश में उसका तरंग दैर्ध्य कम होगा, कम दूर तक जाएगा, एनर्जी ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, और एनर्जी ज्यादा तो ज्यादा दूरी नहीं, कम दूरी तक जाएगा। ठीक, कम दूरी तक एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। कम दूरी पे कौन जाता है, बैगनी जाता है, तो कम दूरी पे बैगनी जाएगा तो इसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा और इसमें ऊर्जा भी ज्यादा होगा, और इसमें वेवलेंथ कम होगा। अगला प्रश्न, पेंसिल लेड का पदार्थ है, पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है।
30 डिग्री आपतन होने पर अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण है। आपको पता है आपतित किरण और परावर्तित किरण, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और अभिलंब यानी कि नॉर्मल हो गया। अब आपतन कोण इंसिडेंट रे 30 डिग्री है, इंसिडेंट रे 30 डिग्री है, तो अभिलंब और परावर्तित रिफ्लेक्टेड रे के बीच का कोण पूछा है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आहार नली की संकुचन विस्तार गति कहलाती है। देखिए जब हम लोग भोजन करते हैं, जो हमारी आहार नली है, इसमें ऐसा नहीं कि हमने खाना खाया भोजन तुरंत अंदर टंकी में चला गया स्टमक में, नहीं, वो जो आहार नली का उसमें क्रमाकुंचन होता है, धीरे 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 भोजन नीचे की तरफ जाता है, तो इस गति को क्या कहते हैं? तो उस संकुचन वाली गति को, देखिए बात यहाँ पर गति की है, तो पाचन होगा नहीं और शोषण होगा नहीं। पेरिस्टालिसिस, पेरिस्टालिसिस को ही हम लोग बोलते हैं क्रमाकुंचन, क्रमाकुंचन, यानी कि ऑप्शन बी सही है। ज्यादातर लोगों को पेरिस्टालिसिस के बारे में नहीं पता होगा, तो क्वेश्चन देखिए घुमाने के लिए क्रमाकुंचन की जगह हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेरिस्टालिसिस दे देगा, कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे मतलब टॉपिक्स होते हैं या ऐसे शब्द होते हैं जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों मीनिंग जानना जरूरी हो जाता है। यहां से आप लोग इसका देख लीजिए, मांसपेशियों का क्रमिक संकुचन और विस्तार को पेरिस्टालिसिस कहा जाता है। पाचन में सरल पदार्थों को तोड़ा जाता है भोजन को, तो इसमें ये होगा नहीं। और अवशोषण मतलब, अवशोषण पोषक तत्वों को रक्त में मिलाने की प्रक्रिया है। अवशोषण मतलब जो हम लोग एब्जॉर्ब करें, जो हम लोग फूड खाते हैं तो उसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं, वो न्यूट्रिएंट हमारे ब्लड में जाते हैं, उस ब्लड के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और हमारे पूरे बॉडी में वर्क करते हैं। रक्तचाप नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क भाग है। तो देखिए ये जो सेरिब्रम है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, 2/3 भाग सेरिब्रम होता है। ये सोचने समझने तर्क करने की क्षमता सेरिब्रम में होती है, और ये सभी ऐच्छिक क्रियाओं पर कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। और एक होता है सेरिबेलम, ये सेरिबेलम हमको बैलेंस करता है, जैसे हम खड़े हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, तो बॉडी को बैलेंस करने वाला भाग होता है सेरिबेलम। जब कोई देख लोगे नशीला पदार्थ खा लेता है या पी लेता है, तो उसका सेरिबेलम सही तरीके से वर्क नहीं करता, देखोगे वो चलेगा तो लड़खड़ाते हुए। तो हमारे को सही से खड़ा करने के लिए सेरिबेलम है, ये भी नहीं हुआ। रक्तचाप नियंत्रित करने वाला मस्तिष्क भाग है। रक्तचाप एक अनैच्छिक क्रिया है, हम लोग अपने हिसाब से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है मेड्यूला। अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला भाग कौन सा है? मेड्यूला। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। तो हृदय गति, श्वसन और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को मेड्यूला कंट्रोल करता है। न्यूनतम घर्षण उत्पन्न करता है। देखिए यहां से बार बार क्वेश्चन प्राइमरी जैसे एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी बल वाले चैप्टर में क्लास 8th या 9th के चैप्टर में दिया हुआ है। तो देखिए फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है स्टैटिक होता है, स्टैटिक के बाद सबसे ज्यादा जो होता है स्लाइडिंग, स्लाइडिंग, और जो सबसे कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग। तो सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग, और सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। न्यूनतम घर्षण, तो देखिए न्यूनतम घर्षण आप लोगों का रोलिंग, यानी कि ऑप्शन ए। नाबार्ड के अध्यक्ष है, तो जो नाबार्ड के अध्यक्ष हैं साजी के वी हैं। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके अध्यक्ष है साजी के वी। ओएनजीसी की अध्यक्षा है, मतलब फीमेल अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्षा, या तो मॉडर्न जमाने में चेयरपर्सन की जगह, चेयरपर्सन की जगह पर क्या यूज किया जाता है?
मॉडर्न समय में चेयरमैन की जगह पर अब यूज किया जाता है चेयरपर्सन। तो ओएनजीसी की अध्यक्षा है डॉक्टर अलका मित्तल, ऑप्शन ए डॉक्टर अलका मित्तल, और शायद फिलहाल में भी अभी यही है। 65 इटली की प्रधानमंत्री है मेलोडी। कुछ याद आया? इटली की प्रधानमंत्री मेलोडी। मेलोडी मीन्स जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी इटली की वर्तमान प्रधानमंत्री है, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री भी है। तो इटली की पहला महिला प्रधानमंत्री और फिलहाल अभी में भी प्रधानमंत्री है, और 2022 में इन्होंने पद संभाला था। 5वीं बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या है। तो 2022 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167। कितना है? ऑप्शन ए 3167। और बाघ गणना रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बाघ गणना रिपोर्ट है एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा रिपोर्ट जारी की जाती है। और भारत विश्व में सबसे अधिक बाघों वाला देश है। 67 2022 की घटना बिपरजॉय था। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात था, परंतु हम लोग इसको समझते हैं। बिपरजॉय वर्ष 2022 में अरब सागर में विकसित हुआ। यह गर्म समुद्री जल से ऊर्जा लेकर बना। गर्म समुद्री जल, और गर्म समुद्री जल जो है 0 से 30 डिग्री के अक्षांश पर पाया जाता है ग्लोब पे, और 0 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में इंडिया भी है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। बिपरजॉय एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। अब देखिए मध्य अक्षांशीय चक्रवात, जो मध्य अक्षांशीय चक्रवात है 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्र में पाया जाता है। 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा। ये चक्रवात उष्ण, गर्म और शीत ठंडी वायु द्रव्यों के मिलने से बनते हैं, इसलिए इन्हें टेम्परेट या एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी कहते हैं। और उष्णकटिबंध ये कहां पर पाए जाते हैं? जो हम लोगों का मध्य अक्षांशीय चक्रवात है ये यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अमेरिका में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मध्याह्न भोजन योजना का नया नाम क्या है? जो मिड डे मील योजना का नया नाम क्या है? तो मिड डे मील योजना का नया नाम पीएम पोषण योजना है। और ये मिड डे मील का नाम बदल के पीएम पोषण योजना रखा गया था 2021 में। क्वेश्चन नंबर 69, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। तो जो थावे महोत्सव 2023 का आयोजन बिहार में किया गया था, गोपालगंज में। बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव 2023 का आयोजन गोपालगंज जिला बिहार